तो गांधी बनने के लिए जो सबसे पहला आंदोलन उनके साथ जुड़ा वो जुड़ा चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 उनके भारत में राजनीतिक जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट घटना कहो या पहली घटना कहो जिसमें उन्होंने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया और उसमें उनको सफलता मिली। तो आज जो हम लोग पहले समझेंगे वो 4-5 पॉइंट समझेंगे। एक समझेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की चंपारण सत्याग्रह या चंपारण में ऐसी समस्या क्या थी, कहाँ से इसकी हिस्ट्री शुरू होती है ये समझेंगे। दूसरा, उस समय ऐसा क्या इशू हो गया था वो समझेंगे। और फिर समझेंगे गांधी जी का रोल क्या था। और लास्ट में समझेंगे इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट हुआ क्या। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले समझो एक फसल है डेट इज कॉल्ड इंडिगो, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नील। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं नील, जो हम लोग यूज सभी लोग करते आ रहे हैं। तो इंडिगो का जो प्लांट होता है, ठीक है, इंडिगो का जो प्लांट होता है वो बेसिकली भारत में उपजाया जाता था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो वो भारत में इंडिगो उपजाना चाहती थी। ठीक है, और इंडिगो उपजाना क्यों चाहती थी, क्योंकि इंडिगो को लेकर फिर वो जाती थी, इस कच्चे माल को लेकर जाती थी वो यूरोप में। ठीक है, यूरोप जाती थी, चाइना जाती थी, वहाँ इसको बेचती थी जहां इनको काफ़ी मुनाफा होता था। तो इसके लिए समस्या क्या था कि इंडिगो को उपजाना भारत में बहुत ज़रूरी था। तो वो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्टार्टिंग में थी तो वो लोकल फार्मर्स के साथ, जो लोकल फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनसे उन्होंने डील किया कि आपके पास जो ज़मीन है आप उस ज़मीन में इंडिगो को उपजाइए और इस इंडिगो को हम आपसे खरीद लेंगे। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग से ही जब हम पढ़ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअल में क्या है, ये ट्रेडर्स है, ये व्यापारी हैं, इनको व्यापार करना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन तो ये बाद में, एडमिनिस्ट्रेटर तो ये बाद में बनेंगे। तो स्टार्टिंग में ये थे ट्रेडर, तो इनको था कि हमको रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल के लिए लोकल फार्मर से इन्होंने डील की और डील करके बोला कि आप अपने ज़मीन पर इंडिगो को उपजाओ। बट लोकल फार्मर्स जो थे, ठीक है, वो अपोज करते हैं इसके कल्टीवेशन को लेके। कारण था इसका, दो कारण। पहला कारण था कि इंडिगो जो प्लांटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है, फर्स्ट प्रॉब्लम था। और दूसरा प्रॉब्लम था कि जिस ज़मीन में इंडिगो उपज जाता था वो ज़मीन फिर आगे कृषि के लायक नहीं बचती थी, वो इनफर्टाइल हो जाती थी। तो दो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम था। तो ब्रिटिश जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने बात किया फार्मर से, एक एग्रीमेंट किया कि आप ऐसा करो, आप अपने ज़मीन पर 3 कठिया सिस्टम से, या वर्ड इज यूज, 3 कठिया सिस्टम से आप अपने ज़मीन पर इंडिगो का कल्टीवेशन करो और इंडिगो का जो कल्टीवेशन आप करोगे उस इंडिगो को हम आपसे खरीदेंगे और आपको हम एक अच्छा रकम वहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट तुमसे एग्जाम में पूछता भी है कि ये 3 कठिया जो वर्ड है, ठीक है, 3 कठिया वर्ड जो है इसका मतलब है क्या। 3 कठिया में 2 वर्ड है, ठीक है, 3 मतलब 3 तो समझ में आ ही रहा होगा, और कठिया जो बिहार में यूज होता है कट्ठा। ठीक है, हम किसी जमीन का एक मेजर होता है कट्ठा। तो 3 कठिया का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि 1 बीघा जमीन, जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं बिहार में, हम लोग सब हैं तो सब लोग पता है कि बीघा का मतलब क्या होता है। बीघा में हम जमीन को नापते हैं। 3 बीघा मतलब होता है 20 कट्ठा जमीन। ठीक है, 20 कट्ठा जमीन होता है 3 बीघा का मतलब। तो उसने एक एग्रीमेंट किया कि आप 1 बीघा में 3 कट्ठा जमीन में, 1 बीघा के 3 कट्ठा जमीन में आप इंडिगो का कल्टीवेशन करेंगे। ठीक है, 1 बीघा में 3 कट्ठा जमीन आप इंडिगो का खेती करेंगे, बाकी जो बचा आपका 17 कट्ठा उसमें आपको जो उपजाना है आप उपजाइए, हम मना नहीं करेंगे। तो ये हमारे रेंज से बाहर है, दैट इज नॉन एज 3 कठिया कि 3 कट्ठा पर बीघा 3 कट्ठा। ठीक है, 1 बीघे में ये पूछा भी था, इसका मतलब होता है कि 3 कट्ठा जमीन 1 बीघा में आपको उपजाना है, क्या, नील की खेती कर दी है, इसके बदले आपको हम पैसा देंगे। ये कॉन्सेप्ट बना। तो यहाँ पर 3 कठिया सिस्टम को जानना जरूरी था। तो प्रॉब्लम है कि जब ये बात हो ही गई, जब एग्रीमेंट हो ही गया, तो इशू क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ, प्रॉब्लम होगा वो। ठीक है, तो 1915 में जर्मनी ने एक केमिकल से बनाया
फैक्ट्री में इंडिगो को। तो जिस कारण से ये मार्केट में छा गया और भारत में जो उपजने वाला इंडिगो था, जो भारत में इंडिगो उपज रहा था, इसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ने लगा। अब जब कॉस्ट ज़्यादा पड़ने लगा तो ब्रिटिशर्स जो थे वो बोले कि हम आपका इंडिगो नहीं खरीदेंगे। जो किसान उपजा रहे थे तिनकटिया सिस्टम से इंडिगो, बोले कि आपका जो इंडिगो है ये हम नहीं खरीदेंगे, या कहो कि हम कम दाम में खरीदेंगे। माने जिस रेट पर एग्रीमेंट हुआ था उस रेट पर अब हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमको आपके इंडिगो से प्रॉफिट हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे इंडिगो का जो प्राइस था उसको लेस कर दिया गया, या लेस भी ना कहो, बोला कि हम आपको पे नहीं करेंगे, आपको फ्री में हमको इंडिगो देना पड़ेगा। क्यों ऐसा बोल रहा है? कारण था ये जब एग्रीमेंट हुआ था तो वो था ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडर्स था, ठीक है। लेकिन साल जो है वो आ चुका है तुम्हारा 1915 का रीजन। इस रीजन में अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो है नहीं, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटेन है, ठीक है। तो ब्रिटेन के पास सेना है, ब्रिटेन के पास पुलिस है। पुलिस ने कहा कि तुमको जो दाम देंगे उसी दाम में तुमको इंडिगो उपजाना पड़ेगा, या तुमको हम फ्री में भी इंडिगो मांगेंगे। तो किसानों को लगा कि पहले तो हम इतनी समस्या में इंडिगो को उपजा ही रहे थे, बट हमको कुछ ना कुछ दाम मिल जा रहा था, बट अब तो दाम भी नहीं मिल रहा है और जबरदस्ती हमको कहा जा रहा है कि आप इंडिगो को उपजाओ। दैट वाज द इशू क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर ये तो हुआ मेरा हिस्टोरिकल और वो इशू। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो केमिकल से बना हुआ इंडिगो है वो मार्केट पकड़ चुका है, और किसान जो हैं वो इस तिनकटिया सिस्टम से मुक्ति पाना चाहते हैं कि अब भाई जब आप मेरा इंडिगो फ्री में ही लोगे या कम दाम पे ही लोगे तो हमको मुक्त कर दो, और हमको बोल दो कि हम अपने पूरे ज़मीन पर जो मन में आया अपनी खेती करेंगे, और हमको ये नील की खेती से एग्रीमेंट से मुक्ति दे दो। तो ऐसा हुआ नहीं। उसी समय चंपारण जो था एक जिला था बिहार का, ठीक है। चंपारण के ही एक व्यक्ति थे दैट इज कॉल्ड नॉन एज राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ला जो थे ये किसान वर्ग से ही थे, और इनके द्वारा इस समस्या को दूर करने के लिए जो प्लान किया गया, बोला गया चलो गांधी जी से इस बात के लिए मदद मांगा जाए, ठीक है। तो गांधी जी से मदद मांगने के लिए राजकुमार शुक्ल जाते हैं, और सीन जो बन रहा है वो बन रहा है 1916 का लखनऊ। जो लखनऊ का हम लोग पढ़ चुके थे, लखनऊ पैक्ट भी पढ़ चुके थे। लखनऊ में कांग्रेस का सेशन चल रहा था, और इस कांग्रेस के सेशन में गांधी जी भी उपस्थित थे, और इसी कांग्रेस के सेशन में बिहार से बहुत सारा डेलीगेशन जाता है उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। यहीं पर गांधी जी से भेंट होती है राजकुमार शुक्ल की, और गांधी जी से भेंट करके राजकुमार शुक्ल जो होते हैं वो गांधी जी को आमंत्रण देते हैं कि आप कृपया करके चंपारण आइए, और चंपारण आकर वहाँ के किसानों का समस्या को देखिए जो आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। गांधी जी उनकी बात को मान लेते हैं, और फाइनली 1917 में गांधी जी चंपारण जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब गांधी जी जो यहाँ से चले चंपारण जाने के लिए, तो वो पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुँचते हैं। देखिए जब चंपारण पहुँचते हैं तो चंपारण, पहले तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि ये करना क्या चाहते थे, इस चीज़ को समझना जरूरी, क्योंकि मेंस में जब तुमको लिखने मिलेगा तो तुमको बताना पड़ेगा। उनका कॉन्सेप्ट था कि चंपारण जाया जाए और वहाँ के फार्मर से मिला जाएगा, और उनकी समस्याओं को हम सुनेंगे, उसको हम एक मेमोरेंडम की तरह से, एक रिक्वेस्ट लेटर की तरह से बनाकर हम देंगे अंग्रेजों को। क्योंकि ये काम गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ऑलरेडी कर चुके थे, तो उनको लगा कि रिक्वेस्ट लेटर बना के देंगे, और अंग्रेज जब किसानों की समस्या को सच में समझेंगे तो वो इस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे। तो गांधी जी चंपारण के लिए जब पहुंचने वाले होते हैं तो चंपारण के बॉर्डर पर जो चंपारण का जो कमिश्नर हुआ करता था वो उनको वहां पर इन करने से रोक देता है, और उनको वहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। वहां पे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और उनके बाद अरेस्ट करके उसको गांधी जी को जो है वो 18 अप्रैल 1917 को मोतिहारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने गांधी जी को प्रस्तुत किया जाता है।
होता क्या है, जब इस चीज को लेकर गांधी जी कोर्ट जा रहे होते हैं तो किसानों को पता चल जाता है कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया है, और किसान गांधी जी के साथ कोर्ट रूम में पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि लगभग 2000 से ऊपर किसान उस दिन कोर्ट रूम में पहुंच गए और गांधी जी के साथ वो लोग वहीं पर खड़े रहे, जिसको देखकर जो लेफ्टिनेंट वायसराय थे बिहार के, उनको ये खबर पहुंचती है और वो वहां से ऑर्डर करते हैं कि गांधी जी को छोड़ दिया जाए और उनको जो करना है मोतिहारी में वो उनको वहां पर चंपारण में करने दिया जाए। देन गांधी जी इस बात को देखे और वो क्या करते हैं कि किसानों से मिले, किसानों के समस्याओं को सुना, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया और डॉक्यूमेंटेशन करके वो प्रस्तुत करते हैं ब्रिटिश ऑफिसर्स के सामने। ब्रिटिश ऑफिसर्स जब देखते हैं इतनी सारी समस्याएं और इस प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो होते हैं वो वहां पर बना देते हैं एक इंडिगो कमीशन, और उस इंडिगो कमीशन में गांधी जी को भी एक मेंबर बनाया जाता है। गांधी जी के द्वारा उस इंडिगो कमीशन के रिपोर्ट, जो कमीशन का रिपोर्ट था जो गांधी जी के द्वारा सबमिट किया गया था, उस रिपोर्ट को बिहार और उड़ीसा का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो पास करता है 4 मार्च 1918 में। ठीक है, 4 मार्च 1918 में वो इंडिगो रिपोर्ट को पास किया जाता है और फाइनली जो इंडिगो को लेकर जो एग्रीमेंट था उसको खत्म करने का कानून बनता है। ठीक है, वहां पर एग्रीमेंट को डिमोलिश करने का एक एक्ट पारित होता है और किसानों को इस 3 कठिया सिस्टम से 3/20 जो हम लोग लिखते हैं इस सिस्टम से आज़ादी मिलती है। तो ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया भारत में पहला सत्याग्रह है। ठीक है, और इस सत्याग्रह में उनको सफलता मिली। ब्रिटेन के लोग या सरकार जो थी वो गांधी जी की बात सुनी, जिससे गांधी जी बहुत मोटिवेटेड हुए और इस प्रकार से सत्याग्रह सफल रहा। इसमें 2 नाम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक है एनजी रंगा, वो कांग्रेस के लीडर थे। एनजी रंगा, उनके द्वारा गांधी जी के जो चंपारण सत्याग्रह था उसका विरोध किया गया। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसके द्वारा किया गया था, वो थे एनजी रंगा। ठीक है, वहीं दूसरी ओर एक और व्यक्ति का नाम यहाँ पर जुटता है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति थे जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह करने के लिए ही गांधी को महात्मा का उपाधि दिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है, पहला क्वेश्चन कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो वो दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने, और कब दिया, तो वो दिया आपको चंपारण सत्याग्रह के समय दिया। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये था तुम्हारा चंपारण सत्याग्रह।